हेलो दोस्तों, मैं सुरुचि बीपीएससी गुरुकुल 1 में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम एनसीईआरटी भारत एनसीईआरटी ज्योग्राफी देखेंगे। भारत एवं विश्व का भूगोल के बारे में जानेंगे और इसका आज टॉपिक है महासागरों और महाद्वीपों का वितरण। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई त्रुटि रह जाती है या फिर कोई सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पे आप हमें दे सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम यूरोप, अफ्रीका व अमेरिका के साथ जुड़े होने की संभावना को व्यक्त की थी? तो ये थे अब्राहम आल्ट्रिलियस। ठीक है, देख लेते हैं डिस्क्रिप्शन। अंत अटलांटिक महासागर के दोनों तट की तरफ रेखा में आश्चर्यजनक समितियां हैं। इसी समानता के कारण बहुत से वैज्ञानिकों ने उत्तर व दक्षिण अमेरिका तथा यूरोप व अफ्रीका के एक साथ जुड़े होने की संभावना को व्यक्त किया था। विज्ञान के इतिहास के ज्ञात अभिलेखों से पता चलता है कि सन 1596 में एक डच मानचित्रवेत्ता अब्राहम आर्टेलियस ने सर्वप्रथम इस भावना को व्यक्त किया। एंटोनियो पेलिरिनी ने एक मानचित्र बनाया जिसमें तीनों महाद्वीपों को इकट्ठा दिखाया गया है। नेक्स्ट, महाद्वीपों एवं महासागरों के वितरण के संबंध में महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत किस वैज्ञानिक के द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो अल्फ्रेड वेगनर के। देख लेते हैं डिस्क्रिप्शन। जर्मन मौसमविद अल्फ्रेड वेगनर ने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत सन 1912 में प्रतिपादित किया था। यह सिद्धांत महाद्वीपों एवं महासागरों के वितरण से ही संबंधित था। नेक्स्ट, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। है क्वेश्चन है, कथन ये है, वेगनर के अनुसार महाद्वीपीय क्रस्ट की उत्पत्ति के समय एक बृहद पैंजिया का निर्माण हुआ था। इसके चार तरफ विस्तृत जलीय भाग पैंथेलासा जल ही जल था। पैंजिया के मध्य में एक उथला एवं संकीर्ण महासागर टेथिस सागर था। हाँ, यहाँ पे देख लेते हैं कि डिस्क्रिप्शन में क्या बोला है कि वेगनर के अनुसार आज के सभी महाद्वीप एक अकेले भूखंड के भाग थे तथा यह एक बड़े महासागर से घिरा हुआ था। उन्होंने एक बड़े महाद्वीपीय को पेंजिया नाम दिया। पेंजिया का अर्थ होता है संपूर्ण पृथ्वी। विशाल महासागर को पैंथालासा कहा जिसका अर्थ है जल ही जल। तो पैंथालासा मतलब जल ही जल है और जिसको महासागर कहा गया। पैंजिया मतलब संपूर्ण पृथ्वी को कहा गया। ठीक है, नेक्स्ट, असत्य में वेगनर के तर्क के अनुसार लगभग 20 करोड़ वर्ष पहले इस बड़े महाद्वीप पैंजिया का विभाजन आरंभ हुआ। पैंजिया के विखंडन के फलस्वरूप दक्षिणी भूखंड गोंडवाना लैंड तथा उत्तरी भूखंड लॉरेंसिया के रूप में विभक्त हुआ है। नेक्स्ट, महाद्वीपीय विस्थापन के पक्ष में किन परमाणुओं को प्रस्तुत किया जाता है? तो देख लेते हैं यहाँ पे। महाद्वीपों के तट रेखा सामान्यता, महासागरों के पार चट्टानों की आयु में समानता और प्लेसर निक्षेपण, ये तीनों माना जाता है। महासागरों के किनारे ज्वारमुखी ये नहीं माना जाता। ठीक है, देख लेते हैं और डिस्क्रिप्शन में। महाद्वीपीय विस्थापन के पक्ष में निम्नलिखित परिणाम प्रस्तुत किए जाते हैं, जैसे में दक्षिण अमेरिका व अफ्रीका महाद्वीपों की तटीय रेखा में अद्भुत व त्रुटि रहित समानता है। महासागरों के पार चट्टानों की आयु में समानता, उदाहरण के लिए दक्षिण अमेरिका व अफ्रीका की तट रेखा के साथ पाए जाने वाले आरंभिक समुद्री निक्षेपण जुरासिक कल्प के हैं। ठीक है, भारत, अफ्रीका, फॉकलैंड द्वीप, मेडागास्कर, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया में टिलाइट की उपस्थिति है। ठीक है, घाना अफ्रीका के तट पर सोने के प्लेसर निपेक्षित पाए जाते हैं जबकि उद्गम चट्टानों की अनुपस्थिति है। इस प्रकार के मूलभूत चट्टानों ब्राजील के तट पर पाई जाती है। लेमूर नामक जीव भारत, मेडागास्कर, अफ्रीका में मिलते हैं। कुछ वैज्ञानिकों ने इन तीनों स्थलखंडों को जोड़कर एक सतत अष्टमंडल लेमुरिया की उपस्थिति को स्वीकारा है। अतः जीवाश्म के वितरण द्वारा भी महाद्वीपीय विस्थापन के सिद्धांत को प्रमाणित किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन टिलाइट को परिभाषित करता है? तो ये देख लेते हैं। इसमें क्या है ऑप्शन में,
ऑप्शन ये है, ये अवसादी चट्टानें हैं जो हिमानी निक्षेप से बनती है। ठीक है, इसका देख लेते डिस्क्रिप्शन। टीलाइट वे अवसादी चट्टानें हैं जो हिमानी निक्षेपण से निर्मित होती है। भारत में पाए जाने वाले गोंडवाना श्रेणी के तलछटों की प्रारूप दक्षिणी गोलार्ध के 6 विभिन्न स्थलखंडों से मिलती है। गोंडवाना श्रेणी के आधार तल में घने टीलाइट जो विस्तृत व लंबे समय तक हिमावरण या हिमछादन की ओर इंगित करते हैं। इसी क्रम में प्रतिरूप भारत के अतिरिक्त अफ्रीका, फॉकलैंड द्वीप, मेडागास्कर, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया में मिलते हैं। हिमानी निर्मित टीलाइट चट्टान पुरातन जलवायु और महाद्वीपों के विस्थापन के स्पष्ट रूप में प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, वेगनर के अनुसार महाद्वीपीय विस्थापन के लिए कौन से बल उत्तरदायी हैं? तो इसमें ऑप्शन है 1 और 2, पोलर या ध्रुवीय फ्लिंगलन बल और ज्वारीय बल। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल और मेंटल भाग में संवहन धाराओं के द्वारा उत्पन्न बल ये नहीं है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। देख लेते हैं डिस्क्रिप्शन में, क्योंकि ये एनसीईआरटी के आधारित है, एनसीईआरटी पे आधारित है, तो अब सिर्फ आंसर और क्वेश्चन करने से फायदा नहीं होगा। इसका डिस्क्रिप्शन आप अच्छे से सुनेंगे, अच्छे से समझेंगे, पढ़ेंगे, तभी आपको उस काम आएगा, क्योंकि डिस्क्रिप्शन से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, वेगनर के अनुसार महाद्वीपीय का विस्थापन 2 कारण थे। ठीक है, कौन कौन कारण है? तो पोलर या ध्रुवीय फ्लाइंग बल और ज्वारीय बल। ठीक है, ध्रुवीय फ्लाइंग बल पृथ्वी के घूर्णन से संबंधित है। पृथ्वी की आकृति एक संपूर्ण गोले जैसी नहीं है, बल्कि यह भूमंडल रेखा पर उभरी हुई है। यह उभार पृथ्वी के घूर्णन के कारण है। ठीक है, क्योंकि ऐसे पृथ्वी बने, यहाँ पे भी गड्ढा टाइप का, यहाँ पे भी है। ठीक है, दूसरा बल क्या है? ज्वारीय बल, जो सूर्य व चंद्रमा के आकर्षण से संबंधित है, जिससे महासागरों में ज्वार पैदा होते हैं। वेगनर का मानना था कि करोड़ों वर्ष के दौरान ये बल प्रभावशाली होकर विस्थापन के लिए सक्षम हो गए थे। महाद्वीपों, नेक्स्ट है क्वेश्चन, महाद्वीपों के विस्थापन के संबंध में ऑथर होम्स द्वारा प्रस्तुत संवहन धारा सिद्धांत के संबंध में दिए गए कथनों में से विचार कीजिए। तो इसमें है, इस सिद्धांत के तहत पृथ्वी के मेटल भाग में संवहन धाराओं के प्रभाव की संभावना व्यक्त की गई है। तो ऑप्शन 1 सही है। देख लेते हैं डिस्क्रिप्शन। 1930 के दशक में आर्थर होम्स ने पृथ्वी के मेटल भाग में संवहन धाराओं के प्रभाव को संभावित व्यक्त की थी। ठीक है, नेक्स्ट, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तो समुद्री अधस्थली में जलमग्न पर्वतीय कटकों व गहरी खाइयों द्वारा महाद्वीपीय के किनारे पर स्थित है। महासागरीय चट्टानों महाद्वीपीय भागों में पाए जाने वाले चट्टानों की अपेक्षा नवीन है। ठीक है, तो इसमें क्या है? दोनों सही है। डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। महासागरों की बनावट और आकार पर विस्तृत शोध यह स्पष्ट करते हैं कि महासागरों का आधार स्थल एक विस्तृत मैदान नहीं है, वरन उसमें भी उच्चवाचन पाया जाता है। महासागर की अधस्थली में जलमग्न पर्वतीय कटकों व गहरी खाइयां हैं जो महाद्वीपीय के किनारे स्थित है। महाद्वीपीय पर्वती की चट्टानों के काल निर्धारण ने यह तथ्य स्पष्ट कर दिया है कि महासागरों के नीतल की चट्टानों में महाद्वीपीय भागों में पाई जाने वाली चट्टानों की अपेक्षा नवीन है। महासागर कटक के दोनों तरफ की चट्टानें जो कटक के बराबर दूरी पर स्थित है, उनकी आयु व रचना में भी आश्चर्यजनक समानता पाई जाती है। नेक्स्ट है, क्या मिलान करना है कि कौन सा मिलान सुमेलित है? तो महाद्वीपीय सीमा में महाद्वीपीय किनारों और गहरे समुद्र बेसिन के बीच का भाग होता है महाद्वीपीय सीमा। वितलीय मैदान, महाद्वीपों से बहाकर लाए गए अवसाद को वितलीय मैदान भी कहा जाता है। और मध्य महासागर कटक प्रवाल भित्तियों से युक्त निम्न प्रकार के द्वीप ये नहीं है। ठीक है, देख लेते हैं। गहराई व उच्चपाच के प्रकार के आधार पर महासागर तल को निम्नलिखित 3 प्रमुख भागों में विभाजित किया जाता है। पहला महाद्वीपीय सीमा, दूसरा वितलीय मैदान और तीसरा महासागरीय कटक। तो महाद्वीपीय सीमा क्या है? तो ये महाद्वीपों के किनारे और गहरे समुद्र बेसिन के बीच का भाग है। इसमें महाद्वीपीय मगन तट, महाद्वीपीय ढाल, महाद्वीपीय उभार और गहरी महासागरीय खाइयां आदि शामिल है।
और वितलीय मैदान को क्या कहते हैं? तो ये विस्तृत मैदान महाद्वीपीय तटों पर मध्य महासागरीय तटों के बीच में पाए जाते हैं। वितलीय मैदान वह क्षेत्र होते हैं जहां महाद्वीपों से बहाकर लाए गए अवसाद इसके तटों से दूर निक्षेपित होते हैं। ठीक है। मध्य महासागर कटक क्या है? तो मध्य महासागर कटक आपस में जुड़ी हुई पर्वतों की एक श्रृंखला बनाती है। महासागरीय जल में डूबी हुई वह पृथ्वी के धरातल पर पाए जाने वाले संभवतः सबसे लंबा पर्वतीय श्रृंखला है। ठीक है। रिंग ऑफ फायर किस महासागर की विशेषता है? तो यह है प्रशांत महासागर की विशेषता। ठीक है। प्रशांत महासागर के किनारे सक्रिय ज्वालामुखी क्षेत्र होने के कारण रिंग ऑफ फायर भी कहा जाता है। ठीक। नेक्स्ट, सागरीय अधस्थल का विस्तार सिद्धांत की व्याख्या करते हुए हेस ने किस अवधारणा पर विचार नहीं किया है? तो ये बी, विभिन्न महाद्वीपों में जीवाश्मों का वितरण। देख लेते डिस्क्रिप्शन। हेस ने 1961 में एक परिकल्पना प्रस्तुत की जिसे सागरीय अधस्थल विस्तार के नाम से जाना जाता है। इस परिकल्पना का प्रमुख आधार क्या था? तो मध्य महासागरीय तटों के साथ साथ ज्वालामुखी उद्गार एक सामान्य क्रिया है और ये उद्गम इस क्षेत्र में बड़ी मात्रा में लावा बहाकर निकालते हैं। ठीक है। महासागरीय तट के मध्य भाग के दोनों तरफ समान दूरी पाई जाने वाली चट्टानों के निर्माण का समय, संरचना, संगठन और चुंबकीय गुणों में समानता पाई जाती है। महासागरीय परपट्टी की चट्टानों महाद्वीपीय परपट्टी की चट्टानों की अपेक्षा अधिक नहीं है। ठीक है। गहरी चट्टाइयों में भूकंप उद्गम केंद्र गहराई पर है, जबकि मध्य महासागर तटों के क्षेत्र में भूकंप उद्गम केंद्र कम गहराई पे है। ठीक है। नेक्स्ट, मैकेंजी, पार्कर और मॉर्गन ने प्लेट विवर्तनी की अवधारणा प्रस्तुत की है। इसमें पूछ रहा सत्कथन कौन सा है? विवर्तनी प्लेट महाद्वीपीय व महासागरीय स्थलमंडलों को मिलाकर बना है। महासागरीय स्थलमंडल प्लेट की मोटाई महाद्वीपीय स्थलमंडल प्लेट की से अधिक है। तो यहाँ पे दिखा है महासागरीय स्थलमंडल प्लेट की मोटाई महाद्वीपीय स्थलमंडल से अधिक। तो ये तो क्वेश्चन गलत ही है। ठीक है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं, इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। सिर्फ पहला कथन सही है, 1 और 2 सही है और ये तीसरा तो गलत ही है। ठीक है। सागरीय तल विस्तार अवधारणा के पश्चात विद्वानों की महाद्वीपीय व महासागरों के वितरण के अध्ययन में फिर से रुचि पैदा हुई। सन 1967 में मैकेंजी, पार्कर, मॉर्गन ने स्वतंत्र रूप से उपलब्ध विचारों को समन्वित कर अवधारणा प्रस्तुत की जिसे प्लेट विवर्तनी कहा जाता है। ठीक है। और एक विवर्तनी प्लेट जिसे लिथोस्फेरिक प्लेट भी कहा जाता है, ठोस चट्टान का विशाल व अनियमित आकार खंड है जो महाद्वीपीय व महासागरीय स्थलमंडलों से मिलकर बना है। ये प्लेटें दुर्बलता मंडल स्टेनोस्फेयर पर एक दृढ़ इकाई के रूप में क्षैतिज अवस्था में चलमान है। ठीक है। स्थल मंडल की परपट्टी ऊपरी मेटल को सम्मिलित किया जाता है जिसपे मोटाई कितनी है? 5 से 100 किलोमीटर और महाद्वीपीय भागों में लगभग 200 किलोमीटर होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, प्लेट विवर्तनी सिद्धांत के संबंध में नीचे दिए कथनों पर विचार कीजिए। तो ये जान लेते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी का स्थल मंडल 7 मुख्य प्लेटों में विभक्त है। बिल्कुल, ये तो सही हो गया है। और मुख्य प्लेटें केवल नवीन बलित पर्वतों के द्वारा सीमांकित किया गया, तो नहीं, ये गलत है। देख लेते हैं। प्लेट विवर्तनी सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी का स्थलमंडल 7 मुख्य प्लेटों में कुछ छोटी छोटी प्लेटों में विभक्त हो गई है। नवीन बलित पर्वत श्रेणी खाइयों और भ्रंश इन मुख्य प्लेटों के सीमांकन करते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी बड़ी प्लेट मुख्य प्लेट नहीं है? तो ये जानते हैं। तो नजका प्लेट क्या है? तो देख लेते हैं। यहाँ प्रशांत महासागरीय प्लेट है, अंटार्कटिका प्लेट है और यूरेशिया प्लेट है। जो हम जानते हैं नक्जा प्लेट क्या है वो जान लेते हैं। तो नक्जा प्लेट एक महत्वपूर्ण छोटी प्लेट है जो दक्षिणी अमेरिका व प्रशांत महासागर प्लेट के बीच स्थित है। प्लेट विवर्तनी सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी स्थलमंडल के 7 मुख्य प्लेटों में विभक्त है। तो ये एग्जाम में इंपॉर्टेंट हो जाता है कि प्लेट विवर्तनी से क्वेश्चन आते हैं। तो देख लेंगे कि प्लेट विवर्तनी सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी का स्थलमंडल 7 मुख्य प्लेटों में विभक्त है। वो कौन से जान लेते हैं। अंटार्कटिका प्लेट,
उत्तरी अमेरिका प्लेट, दक्षिणी अमेरिका प्लेट, प्रशांत महासागर प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड प्लेट, अफ्रीकी प्लेट और यूरेशियाई प्लेट। ठीक है, नेक्स्ट। प्लेट विवर्तनी सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी के स्थलमंडल को 7 मुख्य प्लेटों व कुछ छोटी प्लेटों में विभक्त किया गया है। निम्नलिखित में से कौन से छोटी प्लेट के उदाहरण हैं? तो यहाँ पे कोकस प्लेट है, अरेबिया प्लेट है, उत्तरी अमेरिका प्लेट तो नहीं हुआ, फ्यूजी प्लेट है। तो हम 1, 3, 1, 2 और 4 कर सकते हैं। डी ऑप्शन देख लेते हैं एक बार। यस, क्योंकि इसमें प्लेट विवर्तनी सिद्धांत के अनुसार कुछ महत्वपूर्ण छोटी प्लेटें भी हैं, जिसमें कोकस प्लेट, नजका प्लेट, अरेबियन प्लेट, फिलीपींस प्लेट, कैरोलिन प्लेट और फ्यूजी प्लेट है। ठीक है, प्लेट संचालन के फलस्वरूप बनने वाली प्लेट सीमाओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? देख लेते हैं असत्य कौन सा है। तो रूपांतर सीमा पर नई परपट्टी का निर्माण और नई परपट्टी का विनाश दोनों ही है, असत्य है। सत्य क्या क्या है डिस्क्रिप्शन में देख लेते, सारे समझ में आ जाएंगे। प्लेट संचलन के फलस्वरूप 3 प्रकार की प्लेट सीमाएं बनाती है। पहला है अपसारी सीमा, फिर दूसरा है अभिसरण सीमा और तीसरा रूपांतर सीमा, जहां न तो नई परपट्टी का निर्माण होता है और न ही नई परपट्टी का विनाश होता है, उन्हें रूपांतर सीमा कहते हैं। इसका कारण है कि इस सीमा पर प्लेट एक दूसरे के साथ क्षैतिज दिशा में सरक जाती है। रूपांतर वृत्त 2 प्लेटों को अलग अलग करने वाले तल हैं जो समानतः मध्य महासागर कटकों से लंबवत स्थिति में पाए जाते हैं। ठीक है, हिमालय प्लेट श्रेणियों के साथ भारतीय प्लेटों की सीमा किस तरह की प्लेट सीमा है? तो ये महाद्वीपीय अभिसरण है। ठीक है, हिमालय पर्वत श्रेणियों के साथ भारतीय प्लेटों की सीमा महाद्वीपीय अभिसरण के रूप में है। ठीक है, अब है खनिज एवं शैल के बारे में पढ़ना है, टॉपिक 5 है, तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं। पृथ्वी की परपट्टी पर पाए जाने वाले तत्वों का घटते क्रम में अनुसार सही क्रम क्या है? तो देख लेते हैं। इसमें पहले ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन कितनी % है? हाँ, पृथ्वी की परपट्टी के लगभग परपट्टी पे 98% भाग 8 तत्वों जैसे ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, लोहा, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम से बना है। जिसमें ऑक्सीजन कितना है? तो 46.6%, सिलिकॉन हो गया 27.72%, एल्यूमिनियम हो गया 8.13% और लोहा कितना है? 5% है। ठीक है, नेक्स्ट। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भूपरपट्टी पे पाए जाने वाले तत्व प्राय स्वतंत्र रूप से नहीं मिलते हैं। तो और दूसरा देख लेते हैं, पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी खनिजों का मूल स्रोत मैग्मा है। बिल्कुल, देख लेते हैं डिस्क्रिप्शन। भूपरपट्टी पे पाए जाने वाले तत्व प्राय अलग अलग नहीं मिलते हैं, बल्कि सामान्यतः एक दूसरे के तत्वों के साथ मिलकर विभिन्न पदार्थों का निर्माण करते हैं। इन पदार्थों को खनिज का नाम दिया गया है। ठीक है, दूसरा है पृथ्वी की आंतरिक भाग में पाए जाने वाले मैग्मा ही सभी खनिजों का मूल स्रोत है। इस मैग्मा के ठंडे होने पर खनिजों के क्रिस्टल बनने लगते हैं और इस प्रकार से जैसे जैसे मैग्मा ठंडा होकर ठोस शैलों में बनता है, खनिज की क्रमबद्ध श्रृंखलाएं का निर्माण होने लगती है। ठीक है, नेक्स्ट। खनिजों और उसकी विशेषताओं के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। नेक्स्ट क्या है देख लेते हैं। सिलिकॉन और ऑक्सीजन सभी फेड्रोस्फीयर में उपस्थित होते हैं। बिल्कुल सही। और पृथ्वी की परपट्टी का आधा भाग फेडरल स्फीयर में बना है, ये भी सही है। और पैराडाइट से खनिज समानतः उल्का पिंड में पाया जाता है, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। देख लेते हैं डिस्क्रिप्शन में। पृथ्वी पर उपलब्ध लगभग सभी पदार्थ 6 प्रमुख खनिज समूह संबंधित है, जिसके शैलों का निर्माण करने वाले प्रमुख खनिज माना गया है। ये खनिज है फेड्रोस्फीयर, क्वार्ट्जाइट, पाइराइट्स, एम्फिबोल, माइका और ऑलिविन। सिलिकॉन और ऑक्सीजन सभी फेड्रोस्फीयर में उपस्थित है, जबकि सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम आदि तत्व विभिन्न फेड्रोस्फीयर में शामिल होते हैं। पृथ्वी की परपट्टी का आधा भाग फेल्ड्रोस्फीयर से बना है। चीनी मिट्टी के बर्तन तथा कांच बनाने में इसका प्रयोग होता है। ठीक है, नेक्स्ट।
नीचे दी गई विशेषताओं किस खनिज में संबंधित है, विशेषताएं किस खनिज से संबंधित है। ये समानता अग्नेय एवं रूपांतरित शैलों में पाए जाते हैं तथा विद्युत उपकरण बनाने में इनका उपयोग किया जाता है। तो ये क्या है, माइका। माइका के बारे में जानते हैं। माइका में पोटेशियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, लोहा, सिलिका आदि निहित होते हैं। पृथ्वी की परपट्टी में इसका 4% का अंश होता है। ये समानतः अग्नेय एवं रूपांतरित शैलों में पाए जाते हैं। विद्युत उपकरणों में इसका उपयोग होता है। ठीक है, नेक्स्ट, क्वार्टजाइट के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। ये क्या है, तो यह क्वार्टजाइट यह रेत व ग्रेनाइट का प्रमुख घटक है, बिल्कुल सही है। इसका उपयोग रेडियो व रडार में होता है, तो ये भी सही है। तो कौन सा सत्य है, तो दोनों सही है। देख लेते हैं डिस्क्रिप्शन में। क्वार्टजाइट रेत एवं ग्रेनाइट का प्रमुख घटक है। इसमें सिलिका होता है। यह एक कठोर खनिज तथा पानी में सर्वथा अघुलनशील होते हैं। क्वार्टजाइट का उपयोग रेडियो एवं रडार में होता है। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक शैल के उदाहरण है, तो इसमें है ग्रेनाइट और बेसाल्ट। ठीक है, तो देख लेते हैं डिस्क्रिप्शन में। अग्नेय शैलों का निर्माण पृथ्वी की आंतरिक भाग के मैग्मा एवं लावा से होता है, अतः इसको प्राथमिक शैल भी कहते हैं। ग्रेनाइट, पेगमेटाइट, बेसाल्ट और ज्वालामुखी विरेसिया इसके उदाहरण होते हैं। नेक्स्ट है, आग्नेय शैल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, तो देख लेते हैं। उपयुक्त सारे कथन सत्य हैं। जैसे में अग्नेय शैल का निर्माण मैग्मा के ठंडे होकर घनीभूत होने पर होता है, बिल्कुल सही। पृथ्वी की सतह पर हुई आकस्मिक शीतलता के कारण अग्नेय शैल के कण छोटे होते हैं। अग्नेय शैल बनने की प्रक्रिया पृथ्वी की सतह या पृथ्वी की परपट्टी पे हो सकती है, इनमें से कोई नहीं, तो इसमें सारे सही हैं। ठीक है, मैग्मा के ठंडे होकर घनीभूत हो जाने पर अग्नेय शैलों का निर्माण होता है। अग्नेय लैटिन भाषा इग्निस शब्द से बना है, जिसका अर्थ है अग्नि। ठीक है, यदि पिघले हुए मैग्मा पदार्थ धीरे धीरे गहराई तक ठंडे होते हैं तो खनिज के कारण पर्याप्त बड़े हो जाते हैं। पृथ्वी की सतह पर हुई आकस्मिक शीतलता के कारण छोटे व चिकने कण बन जाते हैं। मैग्मा के ठंडा तथा ठोस होकर अगले सेल बनने की प्रक्रिया पृथ्वी की सतह या पृथ्वी की परपट्टी पे हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट, सीलीभवन की प्रक्रिया का संबंध किन प्रकार के सेलों से है, तो ये है बी ऑप्शन, अवसादी चट्टानों से। देख लेते हैं डिस्क्रिप्शन। सीलीभवन प्रक्रिया का संबंध अवसादी शैलों से है। अवसादी शब्द की व्युत्पत्ति लैटिन भाषा में सेडिमेंटन से हुई है, जिसका अर्थ है व्यवस्थित होना। पृथ्वी की सतह की शैल अग्नेय, अवसादी और कायांतरित अपक्षयकारी कारकों के प्रति अनावृत होती है, जो विभिन्न आकार के विखंडों में विभाजित होती है। ऐसे उपखंडों का विभिन्न बहिर्जनित कारणों के द्वारा संवहनीय एवं निक्षेप होते हैं। एक ही जगह पर सघनता द्वारा संचित पदार्थ शैलों में परिणत हो जाते हैं। यही प्रक्रिया सीलीभवन कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट, कोयला किस प्रकार की शैल का उदाहरण है, तो ये है अवसादी शैल का। कोयला कार्बनिक रूप से निर्मित अवसादी शैल का उदाहरण है। इसके अतिरिक्त गीजाराइट, खड़िया, चूना पत्थर आदि भी कार्बनिक रूप से निर्मित अवसादी शैल हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से किन किन शैलों का निर्माण दाब, आयतन एवं तापमान में परिवर्तन की प्रक्रिया के फलस्वरूप होता है, तो ये कायांतरिक। देख लेते हैं। दाब, आयतन, तापमान में परिवर्तन की प्रक्रिया के फलस्वरूप कायांतरिक शैलों का निर्माण होता है। कायांतरिक का अर्थ है स्वरूप में परिवर्तन। ठीक है, क्या है कायांतरिक का अर्थ, तो स्वरूप में परिवर्तन। जब विवर्तनिकी प्रक्रिया के कारण शैल निचले स्तर की ओर बलपूर्वक खिसकती है, या जब भूपृष्ठ के उठता पिघला हुआ मैग्मा भूपृष्ठीय शैलों के संपर्क में आता है, या जब ऊपरी शैलों के कारण निचली शैलों पर अत्यधिक दाब पड़ता है, तब यह कायांतरिक होता है। कायांतरण वह प्रक्रिया है जिसमें समेकित शैलों में पुनः क्रिस्टलीकरण होता है तथा वास्तव में शैलों के पुनर्संगठन किए जाते हैं। ठीक है,
इसमें कथन और कारण कथन दिया हो कौन सा सत्य है, दो ऑप्शन दिया हुआ है, देख लेते हैं। उष्मीय कायांतरण के कारण सेलों के पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन होते हैं और कायांतरण की प्रक्रिया के दौरान कण या खनिज तत्वों का परतों के रूप में व्यवस्थित होना पत्रण कहलाता है। ठीक है, तो दोनों सही है। देख लेते हैं क्या है इसमें। उष्मीय कायांतरण के कारण सेलों के पदार्थों में रासायनिक परिवर्तन एवं पुनः क्रिस्टलीकरण होता है। उष्मीय कायांतरण दो प्रकार के होते हैं, संपर्क कायांतरण और प्रदेशी कायांतरण। संपर्क कायांतरण में सैले गर्म ऊपर आते हुए मैग्मा एवं लावा के संपर्क में आती है तथा उच्च तापमान में सैलों के पदार्थों का पुनः क्रिस्टलीकरण होता है। अक्सर सैल और लावा अथवा मैग्मा के योग के नए पदार्थ का निर्माण होता है। ठीक है, प्रादेशिक कायांतरण में उच्च तापमान अथवा दाब अथवा इन दोनों के कारण सैलों में विवर्तनीय दबाव के कारण विकृतियां होती है, जिसमें सैलों में पुनः क्रिस्टलीकरण होता है। कायांतरण की प्रक्रिया में सैलों के कुछ कण या खनिज सतहों या रेखाओं के रूप में व्यवस्थित हो जाते हैं। कायांतरित सैलों में खनिज अथवा कणों की इस व्याख्या को पत्रण या रेखांकन कहते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमेलित है, तो अग्नेय शैल किससे बनता है, तो ग्रेनाइट का। अपसादित शैल चुना पत्थर और कायांतरित संगमरमर, तीनों सही है। ठीक है, इसमें अग्नेय शैल से क्या क्या बनती है, तो ग्रेनाइट, बेसाल्ट, पेगमेटाइट, ज्वालामुखी, ब्रेसिया आदि। अवसादी से बालू, कास्मस, पिंडशिला, चूना पत्थर, कोयला इत्यादि। और कायांतरिक शैल से नीस, स्लेट, स्पेटाइन, शिस्ट, संगमरमर, क्वार्ट्जाइट इत्यादि। ठीक है, अभी नेक्स्ट आ रहा है टॉपिक भू आकृति प्रक्रिया। ठीक है, तो इसके बारे में देख लेते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई त्रुटि रह जाती है तो आप हमें अवश्य बताएं। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उभरी हुई भू आकृति का विघर्षण तथा बेसिन क्षेत्र का भराव बहिर्जन बल के द्वारा होता है। धरातल पर अपवर्तन के माध्यम से उच्चवाच के मध्य अंत कम होना तल संतुलन कहलाता है। भू आकृतियों का निर्माण अंतर्जातीय बल द्वारा होता है। तो इसमें क्या है ऑप्शन, तो डी, तीनों सही है। ऑप्शन देख लेते हैं डिस्क्रिप्शन में। पृथ्वी का धरातल पृथ्वी के अंदर उत्पन्न आंतरिक बलों एवं सतह के बाहर उत्पन्न हुए बाह्य बलों से अनवरत प्रभावित होता रहता है। वही जड़त्व बलों की क्रियाओं का परिणाम है। उभरी हुई भू आकृति का विघर्षण तथा बेसिन क्षेत्रों निर्मित गर्तों का भराव है। पृथ्वी की सतह के बाह्य बलों को बहिर्जनित तथा आंतरिक बलों को अंतर्जनित बल कहते हैं। सामान्यतः अंतर्जनित बल मूल रूप से भू आकृति निर्माण करने वाले बल तथा बहिर्जनित बल प्रक्रिया मुख्य रूप से भूमि विघर्षण बल होता है। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भू आकृति प्रक्रिया को सही तरीके से परिभाषित करती है, तो इसमें देख लेते हैं। अंतर्जनित एवं बहिर्जनित बलों द्वारा भौतिक दबाव तथा रासायनिक क्रियाओं के कारण भूतल के विन्यास में परिवर्तन होना। ठीक है, इसमें धरातल के पदार्थों पर अंतर्जनित एवं बहिर्जनित बलों द्वारा भौतिक दबाव तथा रासायनिक क्रियाओं के कारण भूतल के विन्यास में परिवर्तन को भू आकृति प्रक्रिया कहते हैं। पटल विरूपण एवं ज्वालामुखीय अंतर्जनित भू आकृति प्रक्रिया है तथा अपक्षय, बृहदाच्छादन, अपरदन एवं निक्षेपण बहिर्जनित भू आकृतियां प्रक्रिया है। ठीक है, नेक्स्ट, जल, हिम तथा वायु को भू आकृति कारक कहा जाता है। ठीक है, और जल, हिम तथा वायु धरातल के पदार्थों का अधिग्रहण तथा परिवहन करते हैं। तो इसमें ए और आर दोनों सही है, ए आर के सही व्याख्या करता है। देख लेते हैं। प्रकृति के किसी भी बहिर्जनित तत्व जैसे जल, वायु, हिम इत्यादि जो धरातल के पदार्थों का अधिग्रहण तथा परिवहन करने में सक्षम है को भू आकृति कारक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्मिलित है, क्या सम्मिलित है, देख लेते हैं। तीक्ष्ण वलय के माध्यम से पर्वत निर्माण,
धरातल के बड़े भाग उत्पान, परपट उत्थापन और परपट्टी प्लेट का क्षैतिज संचलन। इसमें तीनों सही है। देख लेते हैं क्या है। वे सभी प्रक्रियाएं जो भूपरपट्टी का संचालित, उत्थापित तथा निर्मित करता है, पटल विरूपण के अंतर्गत आता है। पटल विरूपण निम्नलिखित सम्मिलित है। क्या क्या है? तो तीक्ष्ण बलयन के माध्यम से पर्वत निर्माण तथा भूपरपट्टी की लंबी एवं संकीर्ण पट्टियों को प्रभावित करने वाली पर्वतीय प्रक्रिया है। धरातल के बड़े भाग के उत्थान या विकृत में संलग्न महाद्वीपीय रचना संबंधी प्रक्रिया है। अपेक्षाकृत छोटे स्थानीय संचलन के कारण उत्पन्न भूकंप और परपट्टी प्लेट के क्षैतिज संचलन करने में प्लेट विवर्तनी की भूमिका। ठीक है। नेक्स्ट, बहिर्जनित प्रक्रिया के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तो ये क्या है? ऑप्शन 2 सही है। विभिन्न जलवायु प्रदेशों में बहिर्जनित भू आकृति प्रक्रिया भिन्न भिन्न होते हैं। डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। बहिर्जनित प्रक्रिया अपनी ऊर्जा सूर्य द्वारा निर्धारित वायुमंडलीय ऊर्जा एवं अंतर्जलीय शक्तियों से नियंत्रित विवर्तनीय कारणों के उत्पन्न प्रवणता से प्राप्त करती है। कथन 2 है क्या? धरातल पर विभिन्न प्रकार के जलवायु प्रदेश मिलते हैं, इसलिए बहिर्जनित भू आकृति प्रक्रिया भी एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में भिन्न होती है। तापक्रम तथा वर्षण दो महत्वपूर्ण जलवायु तत्व हैं जो विभिन्न प्रकार को नियंत्रण करते हैं, प्रक्रिया को नियंत्रित करते हैं। नेक्स्ट, भूमिगत गुफाओं का निर्माण किस प्रकार की अपक्षय प्रक्रिया के फलस्वरूप होता है? तो ये होता है रासायनिक अपक्षयन के कारण। देख लेते हैं डिस्क्रिप्शन में। अपक्षयन के अंतर्गत वायुमंडलीय तत्वों की धरातल के पदार्थ पर की गई प्रक्रिया सम्मिलित होती है। अपक्षय प्रक्रिया के तीन प्रकार प्रमुख है: रासायनिक, भौतिक, यांत्रिक और जैविक। अपक्षय प्रक्रियाओं का एक समूह जैसे कि विलयन, कार्बोनीकरण, जलयोजन, ऑक्सीजन एवं अवकरण रासायनिक अपक्षयन प्रक्रियाओं के अंतर्गत सम्मिलित किए जाते हैं। भूमिगत गुफाओं का निर्माण कार्बोनेशन की प्रक्रिया के फलस्वरूप होता है, जो कि एक रासायनिक अपक्षयन प्रक्रिया है। ठीक है। कार्बोनेट एवं बाइकार्बोनेट की खनिजों से प्रतिक्रिया का प्रतिफल कार्बोनेस कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट, जलयोजन, जो कि एक रासायनिक अपक्षयन की प्रक्रिया है, के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तो ये क्या है? देख लेते हैं। जलयोजन की प्रक्रिया सैलों के विघटन में सहायता करती है और यह प्रक्रिया खनिज के भौतिक अपक्षयन में भी सहायता प्रदान करती है। तो दोनों सही है। ठीक है। देख लेते हैं डिस्क्रिप्शन। जलयोजन जल का रासायनिक योग है। खनिज स्वयं जल धारण करके विस्तारित हो जाते हैं एवं यह विस्तार पदार्थ के आयतन अथवा सेलों में वृद्धि का कारण बनता है। कैल्शियम सल्फेट जल मिलने के बाद जिप्सम में परिवर्तित हो जाते हैं, जो कैल्शियम सल्फेट की अपेक्षा अधिक अस्थायी होते हैं। यह प्रक्रिया उत्क्रमणीय एवं लंबी होती है तथा इसके सतत पुनरावृत्ति से सेलों में श्रांति हो जाती है, जिसके फलस्वरूप विघटन हो जाता है। रंध्र क्षेत्र में समाहित लवण तीव्र एवं बार जलयोजन से प्रभावित होकर सेल विभंग में सहायक होता है। जलयोजन के कारण खनिजों के आयतन में परिवर्तन, अपसकलन एवं कणीय विघटन द्वारा भौतिक अपक्षयन में भी सहायता प्रदान करती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, तो देख लेते हैं। अपक्षय में ऑक्सीजन ऑक्साइड निर्माण हेतु खनिज एवं कार्बन डाइऑक्साइड का संयोग है। और दूसरा है कि ऑक्सीजन की प्रक्रिया में सेलों का विखंडन होता है। बिल्कुल सही। जब ऑक्सीजन खनिज या ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अपक्षय होते हैं तो उसे न्यूनीकरण कहते हैं। तो दोनों सही है, तो बी आंसर। ठीक है। नेक्स्ट, इसकी देख लेते हैं डिस्क्रिप्शन। अपक्षय में ऑक्सीकरण का तात्पर्य है ऑक्साइड या हाइड्रा ऑक्साइड के निर्माण हेतु खनिज एवं ऑक्सीजन का संयोग। ऑक्सीकरण वही होता है
जहाँ वायुमंडलीय एवं ऑक्सीजन युक्त जल मिलते हैं। इस प्रक्रिया में लोहा, मैग्नीज, सल्फर एवं इत्यादि गंधक इत्यादि सर्वाधिक मात्रा में शामिल होते हैं। ठीक है। ऑक्सीकरण की प्रक्रिया में ऑक्सीजन के योग के कारण पैदा हुआ व्यवधान से सेलों का टूटना जारी रहता है। 3 में है, जब ऑक्सीकृत खनिजों ऐसे वातावरण में रखे जाते हैं जहां ऑक्सीजन का प्रभाव है, तो एक दूसरे रासायनिक अपक्षय प्रक्रिया आरंभ हो जाती है, जिसे न्यूनीकरण क्रिया भी कहते हैं। ऐसी दशा प्रायः भौम जल स्तर के नीचे रुद्र जल के क्षेत्र या जललाप्ती क्षेत्रों में पाई जाती है। नोट में क्या है, रासायनिक अपक्षयन प्रक्रियाएं अंतर संबंधित है। जल योजन, कार्बोनेशन एवं ऑक्सीकरण साथ साथ चलते रहते हैं एवं अपक्षयन प्रक्रिया को त्वरित बना देते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, भौतिक अपक्षयन प्रक्रिया के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तो ये क्या है, भौतिक अपक्षयन प्रक्रिया तापीय विस्तारण एवं दाब के निर्मुख होने के कारण होता है। इस अपक्षयन प्रक्रिया के कारण सेलों को बड़ी मात्रा में हासिल पहुंचाता है। तो क्या है, दोनों सही है, देख लेते हैं डिस्क्रिप्शन में। भौतिक या आंतरिक अपक्षयन प्रक्रिया कुछ अनुप्रयुक्त बलों पर निर्भर करती है। ये अनुप्रयुक्त बल क्या है, देख लेते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल, तापक्रम में परिवर्तन, क्रिस्टल रबों में वृद्धि एवं पशुओं के क्रियाकलापों के कारण उत्पन्न विस्तारण बल, शुष्कन एवं आर्द्र चक्रों से नियंत्रित जल का दबाव। इसमें से कई बल विभिन्न धरातलीय पदार्थों के अंदर अनुप्रयुक्त होते हैं, जिनका परिणाम सेलों का विभंग होता है। भौतिक अपक्षयन प्रक्रिया अधिकांश तापीय विस्तारण एवं दबाव के निर्मुक्त होने के कारण होती है। ये प्रक्रिया लघु एवं मंद होती है, परंतु कई बार संकुचन एवं वितरण के कारण सेलों के सतत शांति के फलस्वरूप सेलों की बड़ी हानि पहुंचाती है। नेक्स्ट, अपसकलन गुंबद का निर्माण किस प्रकार की भौतिक अपक्षयन की प्रक्रिया के कारण होता है? तो ये होता है भार विहीनता एवं विस्तारण के कारण। नेक्स्ट देख लेते हैं, ऑप्शन इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। अनवरत अपरदन के कारण उपरियाय शैलें के भार का अपनयन ऊर्ध्वाधर दबाव की निर्मुक्ति के कारण होता है, जिसमें शैलों के उत्तरी संतरण विस्तारण हो जाता है। इसके फलस्वरूप शैलों का पातन एवं तत्स्वरूप विघटन हो जाता है। भाव विहीनीकरण एवं दबाव मुक्त होने के कारण विस्तारण से उत्पन्न अपसकलन चादरों का क्षैतिज विस्तारण सैकड़ों या हजारों मीटर तक हो सकता है। बड़े, चिकने एवं गोलाकार गुंबद अपसकलन गुंबद कहते हैं, जो भार विहीनीकरण एवं विस्तारण अपक्षयन प्रक्रिया के द्वारा बनता है। ठीक है। लवण अपक्षयन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये क्या है, देख लेते हैं। यह प्रक्रिया तापीय क्रिया, जल योजन एवं क्रिस्टलीकरण के कारण संभव होता है। रेगिस्तानों में उच्च तापक्रम लवण विस्तारण में सहायक होती है। तो दोनों सही है। ठीक है। डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। सेलों में नमक तापीय क्रिया, जल योजन एवं क्रिस्टलीय के कारण फैलता है। कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, पोटाशियम एवं बेरियम जैसे कई लवणों में आयतनिक फैलाव की प्रवृत्ति होती है। इन लवणों का फैलाव उनके तापक्रम एवं तापीय विशेषताओं पर निर्भर करता है। रेगिस्तान में उच्च तापक्रम 30 डिग्री से 50 डिग्री सेल्सियस लवण विस्तारण में सहायक होती है। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है, अपक्षयन की प्रक्रिया मृदा निर्माण की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। अपक्षयन की प्रक्रिया खनिज के अयस्क के संकेंद्रण में सहायक होती है। तो दोनों सही है। ठीक है। अपक्षयन प्रक्रिया सेलों के छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने तथा आवरण प्रस्तरण एवं मृदा निर्माण के लिए मार्ग प्रशस्त करती है। अर्थात अपक्षयन मृदा निर्माण की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। यदि सेलों का अपक्षयन न हो तो अपरदन का कोई महत्व नहीं होता है। इसका अर्थ यह है कि अपक्षयन वृद्धि, क्षरण, अपरदन, उच्चवाचन के लघुकरण में सहायक होती है एवं स्थलकृतियां अपरदन का परिणाम है। सेलों का अपक्षयन एवं निक्षेपण
राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के लिए अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि मूल्यवान खनिज जैसे लोहा, मैग्नीज, एल्युमिनियम, तांबा के अयस्क संकेंद्रण एवं समृद्धिकरण में सहायक होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, कथन कथन दिया हुआ है, कौन सा सही है ये जानने के लिए है। तो इसके अंतर्गत शैलों का वृद्धित मलबा गुरुत्वाकर्षण बल के कारण स्थानांतरित होता है। अपक्षयन की प्रक्रिया वृद्धित संचालन को बढ़ावा देती है। तो दोनों कथन सही है। वृद्धित संचालन के अंतर्गत वे सभी संचालन आते हैं जिसमें शैलों का वृद्धित मलबा गुरुत्वाकर्षण के सीधे प्रभाव के कारण ढाल के अनुरूप स्थानांतरित होती है। इसका तात्पर्य है कि वायु, जल, हिम अपने अपने साथ एक स्थान से दूसरे स्थान तक मलबा नहीं ढोते हैं, अपितु मलबा भी अपने साथ साथ वायु, जल और हिम ले जाता है। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल आधार शैलों एवं अपक्षयन से पैदा हुई सभी पदार्थों पर अपना प्रभाव डालता है। यद्यपि वृद्धित संचालन के लिए अपक्षयन अनिवार्य नहीं है, परंतु यह इसे बढ़ावा देता है। वृद्धित संचालन अपक्षयित ढालों पर अन्य पदार्थों की अपेक्षा बहुत अधिक सक्रिय रहता है। ठीक है, नेक्स्ट मलबा अवधान को किस श्रेणी में सम्मिलित किया गया है। तो ये तीव्र प्रवाही वृद्धित संचालन में। नेक्स्ट देख लेते हैं, इसमें डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। मलबा अवधान तीव्र प्रवाही वृद्धित संचालन का एक प्रकार है। मलबा अवधान वनस्पति आवरण युक्त या उससे वंचित आर्द्र प्रदेशों की विशेषता है। यह तीव्र ढालों पर संकीर्ण पथ के रूप में घटित होता है। मलबा अवधान हिम अवधान के समान है। ठीक है, हिमालय पर्वत श्रृंखला में प्रायः मलबा अवधान एक भूस्खलन की घटना घटित रहती है। इसमें क्या है, कारण क्या है, हिमालय की तुलना में तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल की सीमा बनाते हुए नीलगिरी एवं पश्चिमी तट के किनारे और पश्चिमी घाट अपेक्षाकृत विवर्तनीय दृष्टि से अधिक अस्थायी तथा बहुत नरम शैलों से निर्मित होती है। तो सी है, ए सही है और आर गलत है। ठीक है, हमारे देश में मलबा अवधान एवं भूस्खलन हिमालय में प्रायः घटित होती है। इसके कारण पहला तो क्या है, हिमालय विवर्तनीय दृष्टिकोण से सक्रिय है। यह अधिकांश परतदार शैलों, असंगठित एवं अर्ध संगठित पदार्थों से बना है। ठीक है, इसकी तुलना में जो पश्चिमी घाट अपेक्षाकृत विवर्तनीय की दृष्टि से अधिक क्या है, अस्थायी है तथा बहुत अधिक कठोर शैलों से निर्मित है। परंतु अब भी इन पहाड़ियों में मलबा अवधान एवं भूस्खलन होते रहते हैं, यद्यपि उसकी बारंबारता उतनी नहीं है जितनी हिमालय में है। बिल्कुल सही बताया है। नेक्स्ट, मृदा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है कथन, मृदा में यहाँ पे क्या पूछ रहा है, सही क्या है। तो मृदा में जैविक क्रिया मंद या बंद हो जाती है यदि मृदा बहुत ज्यादा शुष्क या ठंडी होती है। बिल्कुल सही है। मृदा जलवायु की दशाओं, भू आकृति एवं वनस्पतियों के साथ अनुकूलित होती रहती है। तो ये भी सही है। देख लेते डिस्क्रिप्शन। मृदा एक परिवर्तनशील एवं विकासोन्मुख तत्व है। मृदा की बहुत सी विशेषताएं मौसम के साथ बदलती रहती है। यह वैकल्पिक रूप से ठंडी और गर्म या शुष्क एवं आर्द्र हो सकती है। यदि मृदा बहुत अधिक शुष्क होती है तो जैविक क्रिया मंद या बंद हो जाती है। ठीक, दूसरा है, मृदा जलवायु की दशाएं, भू आकृति एवं वनस्पतियों के साथ अनुकूलित रहती है, क्योंकि मृदा का रसायन, उसमें जैव पदार्थ की मात्रा, पेड़ पौधे और प्राणीजात, तापक्रम और नमी सभी मौसम के साथ तथा निर्माण की कालावधि के साथ परिवर्तन हो जाते हैं। नेक्स्ट है, मृदा निर्माण सर्वप्रथम निर्भर करती है। सर्वप्रथम किस पे निर्भर करती है, तो यह अपक्षयन पे। मृदा निर्माण या मृदा जनन सर्वप्रथम अपक्षयन पर निर्भर करती है। यह अपक्षयी पदार्थ प्रावार ही मृदा निर्माण का मूल विशेषताएं है। ठीक है, नेक्स्ट है, मृदा निर्माण की जैविक क्रिया से संबंधित नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। क्या है कथन, जान लेते हैं। ठंडे जलवायु प्रदेश में तीव्र बैक्टीरियल वृद्धि होने के कारण मृदा में हुमस की कमी हो जाती है। पहली बात तो ये कि बैक्टीरियल वृद्धि किस में होती है, तो ठंडी जलवायु में नहीं होकर के गर्मी जलवायु में होती है। ठीक है, तो वो गलत हो गया। भूमध्य रेखीय जलवायु में बैक्टीरियल क्रियाएं धीमी होने के कारण मृदा में हुमस एकत्रित हो जाते हैं, तो ये भी गलत है। और ये एग्जाम 67 या 68 में क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है,
ठंडी जलवायु में हुमरस एकत्रित होता है क्योंकि यहाँ बैक्टीरियल वृद्धि धीमी हो जाती है। ठीक है, क्योंकि ठंडी में बैक्टीरियल वृद्धि धीमी हो जाती है, ना कि तेज। उप अंटार्कटिक एवं टुंड्रा जलवायु में निम्न बैक्टीरियल क्रियाओं के कारण अवियोजित जैविक पदार्थों के साथ पीट के स्तरण विकसित होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं फ्रेंड्स भू आकृति तथा उसका विकास। तो ये हम देखेंगे अगले वीडियो में। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई त्रुटि रह जाती है तो कमेंट बॉक्स पे आप हमें सजेशन दे सकते हैं। थैंक यू।